वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। आज मैं आपके साथ सेक्शन 11 टू 13 ऑफ एविडेंस एक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। नाउ फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्लॉज 1, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, व्हेन इट बिकम्स रेलेवेंट, व्हेन इट इज इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कब कोई फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा? जब वो इनकंसिस्टेंट होगा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, A is accused of murder of B at Kolkata, but at the time of murder A says that he was at Lahore, so that fact is inconsistent with fact in issue because he was at Lahore at the time of murder, so that fact is relevant fact. Next example is, A has passed defamatory statement against B by way of letter. Now A has written the letter from Lahore. It is relevant fact. But here the fact is that A is illiterate. That fact is also relevant because that fact is inconsistent with the fact in issue. क्योंकि A को तो लेटर लिखना ही नहीं आता, तो वो कैसे एक defamatory statement B के against लिखेगा? So that is also a relevant fact. Now this clause has 5 classes. First is plea of alibi. Second is non-access of husband to his wife. Third is survival of deceased. Fourth is crime by third person. Fifth is self-infliction. Now we will discuss all these classes one by one. Now first class is plea of alibi. Plea of alibi means absence from the scene of occurrence. मैंने आपके साथ पहले इलस्ट्रेशन डिस्कस की थी कि when the A was accused of crime at Kolkata, then he was at Lahore. So here plea of absence taken by A. So that is plea of alibi. That is absence from the scene of occurrence. So A is absent from the scene of occurrence. That is plea of alibi. Now who has to prove the plea of alibi? As the plea of alibi is taken by the accused, so it is always burden of proof on the accused. Section 106 of Evidence Act. Any person have any special knowledge regarding fact, then burden of proof to that fact on that person. So plea of alibi की जो special knowledge है वो किसके पास होगी? जो ये प्ली लेगा, तो उसको ही ये प्ली प्रूव करनी पड़ेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर ही होगा। नेक्स्ट इज केस लॉ ऑन द प्ली ऑफ एलिबी। मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ? अक्यूज ने प्ली ली कि जहां पे मर्डर हुआ वो वहां पे नहीं था, वो तो पंचायत मीटिंग अटेंड कर रहा था जो कि वहां से 400 से 500 गज दूर थी। कोर्ट ने हेल्ड किया प्रेजेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 to 500 square yard from place of occurrence cannot be said that accused is present elsewhere. मतलब कोर्ट ने ये कहा कि जो 400 से 500 गज की दूरी है वो कोई ज्यादा दूरी नहीं है। इस दूरी से अक्यूज प्लेस ऑफ अकरेंस पर आसानी से पहुंच सकता है। कोर्ट ने कहा कि दूरी ऐसी होनी चाहिए, डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए प्लेस ऑफ अकरेंस से जहां से पहुंचना इम्पॉसिबल हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लाहौर एंड कलकत्ता। कलकत्ता और लाहौर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कलकत्ता से लाहौर पहुंचना बहुत मुश्किल है। सो इस तरह का केस होना चाहिए, तभी प्ली ऑफ एलिबी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट केस इज विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में अक्यूज ने प्ली ली कि जब क्राइम हुआ तब वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे नहीं था, जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे वो मौजूद नहीं था। अब इशू क्या हुआ? प्रोसिक्यूशन ये कहना चाहती थी कि जब अक्यूज ने प्ली ऑफ एलिबी ले ली, प्ली ऑफ एब्सेंस ले ली, तो उनका बर्डन डिस्चार्ज हो गया। प्रोसिक्यूशन पे जो इनिशियल बर्डन होता है टू प्रूव एन क्राइम, टू प्रूव ए फैक्ट, वो डिस्चार्ज हो गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्रोसिक्यूशन है टू प्रूव दैट अक्यूज इज एट प्लेस ऑफ अकरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये प्रोसिक्यूशन है उसको ही प्रूव करना है कि अक्यूज है जो प्लेस ऑफ अकरेंस पे था। Mainly, accused had taken the plea that he is not present at the place of occurrence, not discharge the burden of prosecution. Supreme Court held that burden not lessen
इफ अक्यूज टेक प्ली ऑफ एलिबी, मतलब सीधी सी बात है, अभी अगर अक्यूज प्ली ऑफ एलिबी ले भी लेगा तो भी जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ है केस को प्रूव करने का वो प्रोसिक्यूशन पे ही रहेगा। प्रोसिक्यूशन ये प्ली नहीं ले सकती भी अक्यूज ने प्ली ऑफ एलिबी ले ली तो उनका बर्डन डिस्चार्ज हो गया। उनको ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा कि अक्यूज जो है वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे था। एंड वंस द प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड दैट फैक्ट, देन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड ऑन द अक्यूज, देन ही हैज टू प्रूव दैट फैक्ट that he is present elsewhere. Next point of section 11 clause 1 is non-access of husband. That is also deal with inconsistency. Section 112 of Evidence Act says that if access of husband to his wife is proved, then it is conclusive proof that the child is legitimate. But if access of husband to his wife is not proved, then whether child is legitimate or illegitimate, इस केस में क्या होगा, अगर एक्सेस नहीं प्रूव हुआ देन चाइल्ड इज नॉट लेजिटिमेट बिकॉज दैट फैक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। नॉन एक्सेस का मतलब हुआ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड टू बर्थ ऑफ चाइल्ड हस्बैंड का जो एक्सेस है वो प्रूव ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल ए बोर्न फ्रॉम बी and C the husband of B, and when the B got pregnant, and now from the period from conceiving of child to the birth of child, husband is in the jail or suppose he has gone out of country, so non-access of husband is proved. So in these cases non-access of husband is relevant. Next point is survival of deceased, survival of alleged deceased. मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ए पर मर्डर का एलिगेशन लग गया कि ए ने बी का मर्डर 6 अगस्त 2001 को किया है। अब अगर ये फैक्ट प्रूव हो जाए कि 6 अगस्त 2001 को बी जिंदा था, बी वाज अलाइव, देन दैट फैक्ट इज रेलेवेंट बिकॉज एट दैट टाइम डिसीज्ड वाज अलाइव। अब ये फैक्ट कैसे प्रूव होगा? मान लीजिए उस दिन बी ने कोई बैंक की ट्रांजैक्शन की या वो बी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गया, तो इस तरह की कोई भी फैक्ट हो वो रेलिवेंट है बिकॉज दीज फैक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्राइम बाय थर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज वेदर ए हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ बी। नाउ फैक्ट इज दैट द मर्डर इज कमिटेड बाय एनी अदर पर्सन और एनी थर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल सी, देन दैट फैक्ट इज रेलिवेंट फैक्ट। बट दिस फैक्ट is to prove by the person who take that plea. Next point is self-infliction. Question is whether A has caused hurt to B. Now fact that B wants to take revenge from A and due to that reason he has involved A in the false criminal case. That's why he has himself caused injury to him is relevant fact because this fact is inconsistent with fact in issue. Next is section 11 clause 2. Existence or non-existence of fact in issue or relevant fact is highly probable or improbable. जैसे क्वेश्चन था कि whether A has committed crime. Now fact that A, B, C and D had committed the crime is relevant fact, or the crime is not committed by any person is also relevant fact. Or third, B, C or D has not committed crime. This fact is also relevant fact because these facts make the crime highly probable or improbable. जैसे सर्कमस्टांसेस शो कर रहे थे कि ए, बी, सी और डी ने क्राइम किया है, तो ये जो फैक्ट है ये हाईली प्रोबेबल हो गई। और मान लीजिए किसी ने भी क्राइम नहीं किया तो ये हाईली इम्प्रोबेबल हो गई। थर्ड, अगर बी, सी और डी ने तो क्राइम किया ही नहीं तो ये भी क्या हो गया, हाईली प्रोबेबल हो गया। कोई भी फैक्ट विच बिकम्स हाईली प्रोबेबल और हाईली इम्प्रोबेबल, दैट फैक्ट इज रेलिवेंट। अब हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल क्या हो गया? हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल का मतलब हो गया कि जो फैक्ट हो सकता हो, जिसकी कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल हो, वो हाईली प्रोबेबल हो गया। और हाईली इम्प्रोबेबल कौन सा हो गया? जिसकी कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो फैक्ट हो ही नहीं सकता, दैट इज हाईली इम्प्रोबेबल। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑन सेक्शन 11 क्लॉज 2, दैट इज ब्रिजलाल प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ, जो पुलिस ऑफिशियल है उन पर एलिगेशन था कि उन्होंने फास्ट एनकाउंटर किया है। फैक्ट क्या थे
culprit has also fired on the police official. Due to that reason, police official has also fired on the culprit. अब इसमें जो एविडेंस आई, एविडेंस क्या थी? एविडेंस थी कि वन पिस्टल फाउंड नियर द डिसीज्ड, सेकंड glasses of vehicle of deceased was found broken. But here the ballistic report was also relevant because ballistic report says that the pistol found near the deceased was not used any time. Moreover, the glasses of vehicle of police was never broken. Honorable Supreme Court held that it cannot be possible that the pistol used by deceased was not used for fire and glasses of vehicle of police official were not broken. Court held that this fact is highly improbable and it is relevant. Next is section 12 of Evidence Act. It says that facts tending to determine damages is relevant. मतलब कोई भी damages जो कोर्ट डिटरमाइन करेगी, जिसके रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट होंगे वो रेलिवेंट होंगे। अब डैमेजेस क्या हो सकते हैं? जैसे ए ने बी के अगेंस्ट सूट फॉर डैमेजेस फाइल किया रिगार्डिंग डेफामेटरी स्टेटमेंट मेड बाय ए, सो फैक्ट सेड बाय द ए टू बी इज रेलिवेंट, सो व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द डैमेजेस इज रेलिवेंट। अब डैमेजेस किस केस में फाइल की जा सकती है? डैमेजेस या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फाइल की जा सकते हैं या इन केस ऑफ टॉर्ट में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केसेस कौन कौन से होगी? जहां पर ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ब्रीच कर दी या कोई टर्म्स वायलेट कर दी या कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दिया, तो इन केसेस में अदर पार्टी सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकती है। अदर केसेस हो गए लॉ ऑफ टॉर्ट में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया डेफामेशन का, ए ने बी के अगेंस्ट डेफामेटरी वर्ड यूज किए, तो इस केस में सूट फॉर डैमेजेस फाइल हो सकता है। तो ये सेक्शन का पर्पज क्या है? ये सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? It determine the damages. It says that any fact which determine the damages regarding increase or decrease of damages is relevant. Next is section 13 of Evidence Act. Section 13 says facts relevant when right or custom in question. Section 13 clause 1 says custom created, claim, recognized, asserted or denied or inconsistent with existence is relevant. जब कस्टम क्रिएट हुआ, जब क्लेम किया गया, जब उसको रिकॉग्नाइज हुआ, जब एक पार्टी ने उसको प्लीज असर्ट किया, दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई किया, और जब कस्टम जो है उसकी एग्जिस्टेंस से इनकंसिस्टेंट हो या उसकी एग्जिस्टेंस से डिफरेंट हो, अगेंस्ट हो, तो वो रेलिवेंट फैक्ट है। क्लॉज 2 सेज दैट इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस व्हेन द राइट और कस्टम क्लेम्ड मींस जब राइट और कस्टम क्लेम हुआ, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड इज रेलिवेंट फैक्ट। A is granted right to fishery by his father. That is relevant fact. Because right to fishery is given. But any grant made by his father which is inconsistent with A's right is also relevant fact. So कोई भी चीज जो राइट या कस्टम के रिगार्डिंग हो, जहाँ पे वो कस्टम या राइट क्लेम किया जाए, क्रिएट किया जाए, असर्ट किया जाए, डिनाई किया जाए, वो रेलिवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कस्टम। कस्टम का मीनिंग क्या है? इट मींस एनी पर्टिकुलर रूल रजिस्टर्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल obtained force of law in particular locality is custom। मतलब कोई भी ऐसा रूल जो बहुत ही समय से फॉलो किया जाता हो, जो जिसका समय भी याद ना हो कब से वो फॉलो किया जा रहा है, और जिसको लॉ की सहमति मिल गई हो, जिसको लॉ की अप्रूवल मिल गई हो, जिसको कानून में वैध माना जाता हो, कानून में वैलिड माना जाता हो, और वो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में फॉलो किया जाता हो, वो कस्टम होता है। जैसे इनहेरिटेंस बाय एल्डेस्ट सन। कई कास्ट में या कई लोकेलिटी में इट इज कस्टम दैट जो इनहेरिटेंस है वो सबसे बड़े पुत्र को जाएगी, या अदर है चादर अंदाजी फॉर्म ऑफ मैरिज। ये विडो के केस में होती है, पंजाब में ये है रेलिवेंट है। चादर अंदाजी होगी या करेवा होगी, ये दोनों विडो के केस में रेलिवेंट है। इट इज आल्सो ए कस्टम इन द जाट सोसाइटी ऑफ हरियाणा। इट इज रिलेटेड टू रीमैरिज ऑफ विडो। जैसे कि कन्यादान हो गया, ये प्रथा बहुत समय से चली आ रही है, इट बिकम्स कस्टम। नेक्स्ट इज रिक्विजिट ऑफ वैलिड कस्टम। कस्टम के एसेंशियल क्या है? इट मस्ट बी एंशिएंट, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म,
it must be certain and continuous, it must be peaceable, it must be compulsory, not optional, it must be not immoral, it should not be against public policy and law, it should have force of law। मतलब जो अगर आप किसी चीज को कस्टम कहते हैं तो उसको प्रूव करने के लिए ये चीजें प्रूव करनी होगी। एग्जांपल ऑफ राइट्स, राइट्स के क्या एग्जांपल होंगे? राइट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे राइट टू फेरीज, राइट टू मॉर्गेज, राइट टू फोरक्लोजर, राइट टू रिडेम्पशन, राइट टू रोड, राइट टू इजीमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी। सो राइट में बी एनीथिंग when it is claimed, recognized or exercised in particular instances, then it is relevant. So friends, आज की वीडियो में इतना ही। I have discussed today section 11 to 13 of Evidence Act. नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर प्रोविजन डिस्कस करूंगा। थैंक यू।